एक लेवल से ज़्यादा स्पेस देने के लिए वो तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप देख लीजिए, ये 10 साल में ये रिकॉर्डेड टूर्स किए हैं, 77 टूर्स किए हैं उसने ग्लोबली, और 67 देशों को वो घूमे। ही हैज विजिटेड 67 कंट्रीज। ये पिछले 50 साल 70 साल से आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड देखेंगे तो इस प्रकार का जो रीच आउट है कहीं नहीं हुआ। और मिडिल ईस्ट, कतार को छोड़कर आप देख लीजिए कि मिडिल ईस्ट की जब आप बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के साथ जो अभी भारत के जो रिलेशंस हैं, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, ये इतने स्ट्रांग है। कतर इज नॉट ए पावर, कतर इज ए टूल। कतर कहीं ना कहीं से इस्तेमाल हो रहा है ना। कतर क्या तो कोई ठीक है, इकोनॉमी ठीक है, मगर कतर के पीछे कौन है जो कतर को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ या पाकिस्तान के फेवर में इस्तेमाल करा रहा है। हमारे ईरान के साथ रिलेशंस ठीक है, यूएई के साथ हमारे रिलेशंस अभी ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस ठीक है, तो कतर कहाँ से बीच में आ गया? ये तो फिर कोई ग्लोबल पावर है ना बड़ा, जिसको तो वो एक्सप्लेन कर दीजिए। उसमें आप देख लीजिए कि वेस्ट में तो अभी भी जो मोनोपोली एक लेवल तक चलती थी, उसमें कुछ रेजिड्यूज तो अभी भी है। ऐसा तो नहीं है कि आप अमेरिका को दुनिया के ओवरऑल पावर स्ट्रक्चर्स में आप उनको वो स्पेस या वहाँ नहीं मानेंगे जहाँ वो है। आप यूएस और चाइना, जो उनके डिफरेंसेस भी हैं कुछ लेवल पे, और पर कुछ लेवल पे एग्रीमेंट भी है। और एग्रीमेंट ये है कि भारत अब इनवाइटी है G7 में, भारत इनवाइटी है G8 में, भारत G20 का एक परमानेंट मेंबर है। और प्रधानमंत्री जी का नाम सारी दुनिया में ये माना जाता है कि एक सर्वे के मुताबिक 78% जो इंडिकेटर्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उर्दू, और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है। यहाँ पर हाल ही में फॉर्मर डीजीपी जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने काफ़ी सनसनीखेज इंकशाफात किए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के जो कुछ आर्मी के जो लोग हैं, सीनियर आर्मी पर्सनल हैं, जो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं जम्मू कश्मीर में, इसके साथ साथ उनको चाइना का भी सपोर्ट है इस वक्त, और कश्मीर में उनके होते हुए कश्मीर के हालात काफ़ी बिगड़ सकते हैं। ये बयान उस वक्त दिया गया जब जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार असेंबली चुनाव को लेकर यहाँ पर सोच रही थी, और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आने वाले वक्त में 1 या 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ पर असेंबली के चुनाव हो सकते हैं। लेकिन इस बयान के बाद क्या जम्मू कश्मीर की जो नेशनल सिक्योरिटी है या फिर पूरी जो मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल जो है उस पर कोई थ्रेट है? क्या जम्मू कश्मीर में अब असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं और आने वाले वक्त में पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी रह सकती है? आज हमने मुनासिब सब्जेक्ट की आज हम बात करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर के होने के साथ साथ एक कश्मीरी पंडित भी है और बिल्कुल रूटेड है कश्मीर में, कश्मीरी लोगों के साथ उनका काफ़ी ज़्यादा जो तालमेल है, उनके साथ जो कनेक्शन है, डीप रूटेड कनेक्शन है, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं बीजेपी पार्टी के लिए। और बहुत सारे लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई है बीजेपी में उनकी वजह से हो चुकी है। हम बात करेंगे आज बीजेपी के जो सीनियर लीडर है बीजेपी के सुरेंद्र अम्बदर जी, उनसे हम पूछते हैं उनकी राय। सर, आपका खैर मकदम है खबर उर्दू में। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, डॉक्टर वैद साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दिया और उसके साथ साथ एक कर्नल पठानिया साहब ने भी एक सबस्टेंशिएटिव बात की है इस विषय को लेकर, तो मैं तो उनको शुक्रगुजार कहूँगा कि मैं क्योंकि उन्होंने एक विसल ब्लोअर के तौर पे काम किया है जी। बाकी जो ये स्टेटमेंट है इसको मुझे लगता है कि इसको 2 नज़रिया से देखने की ज़रूरत है। और एक तो ये है कि ये पाकिस्तान का साइक ऑपरेशन है, और दूसरा कि इस स्टेटमेंट में कुछ सच्चाई भी है। जहाँ तक पाकिस्तान का साइक ऑपरेशन है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, उससे बहुत ज़्यादा हम ना डिस्टर्ब होना चाहिए और ना ही उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी या प्रोपेगेंडा देने की ज़रूरत है। तो दूसरा कि इस स्टेटमेंट की रेलिवेंस होने के नाते मैं ये कहूँगा कि जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनको भी रूल आउट नहीं कर सकते। और अब सवाल ये है कि ये जो सिचुएशन है
आज के तारीख में कि जब आज पाकिस्तान फिर एक बार तैयारी कर रहा है कि स्टेटमेंट के अनुसार जो जनरल रहमानी है पाकिस्तान का, वो इसको हैंडल कर रहा है और कुछ रेगुलर्स भी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और कुछ रेगुलर्स बॉर्डर्स पे इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश तैयारी में। ऐसे सूरत हाल में अगर हम देखें कि आज जो पिछले 30 साल में पाकिस्तान ने, जिसको आप कहेंगे प्रॉक्सी वार कहेंगे, चाहे उसको आप इंसर्जेंसी कहें, चाहे आप उसको टेररिज्म कहें, तो देखा जाए तो एक ही प्लान है। उसमें जो मुद्दा तब जो डिमॉन्स्ट्रेट करते थे कि एक कश्मीर के लिए वो काम कर रहे हैं, या कश्मीर में जो कुछ लोग उनके साथ काम कर रहे हैं और जो उनके साथ काम नहीं कर रहे थे उनको होस्टेजेस रखे, कि कश्मीर का एजेंडा था और कश्मीर के एजेंडे पे को लेकर ही वो कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, आर्म्ड ये गुरिल्ला वारफेयर चला रहे थे। और आज के तारीख में जो मेरा अंडरस्टैंडिंग और असेसमेंट है कि आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोग वायलेंस के फेवर में नहीं हैं। अगर वो वायलेंस के फेवर में नहीं है और कोई एजेंडा नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? और पाकिस्तान की जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन है, तो ये कहा जाता है कि शायद 62.86 ट्रिलियन डेबिट में है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कोर जीडीपी है 2.5% है। ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तान एफर्ट कैसे कर सकता है कि वो दोबारा जम्मू कश्मीर में एक हालात को बिगाड़े? तो इसलिए थोड़ा और डीपर जाना पड़ेगा। आपको ध्यान में होगा जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गई थी, उस समय सारे दुनिया में शायद 3 मुल्क ऐसे थे, कतर था, चाइना और पाकिस्तान, जिन्होंने एक क्राई किया, जिन्होंने अपोज किया जी। अब हमने ये देखना है कि पाकिस्तान जेन्युइनली एक नेबर कंट्री है और उनको मालूम है कि जो राज्यसभा में आदरणीय गृह मंत्री जी ने जब टेबल किया था जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो उस समय साथ साथ में उन्होंने ये बात भी की थी कि जो एरिया पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में है वो भी हमारा क्षेत्र है। तो इसलिए पाकिस्तान का डिस्टर्ब होना, पाकिस्तान का क्राई करना, वो समझ सकते हैं। अब कतर और चाइना की बात जब करते हैं, तो कतर आप देख लीजिए कि कतर जो एक इस्लामिक ब्रदरहुड या मुस्लिम ब्रदरहुड नाम से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फाउंडेशन और बेस कैंप कतर है। और कतर के बारे में ये भी कहा जाता है कि सीरिया को और ईरान में जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कतर भी अब एक इकोनॉमिकली एक ठीक मुल्क है और उनको भी प्रमोट करता है। POJK की बात करके आप ये देख लीजिए कि जो चाइना का MSS है, ये जो उनकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, CPAC के रूप में उनकी सांस बसी है। और जब हम POJK की बात करते हैं, एक तो ये पहलू है कि इन सब चीज़ों को एनालाइज करके ये देखना है कि एक्चुअली जो स्टेटमेंट आया है कि जो हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हिसाब से फैक्चुअल फिगर क्या है। अगर वो 600 तो नहीं है, पर अगर ये 100 भी है, फिर भी ये देखना है कि इस जो 100 है, एक 100 और मोर देन 100 जो रेगुलर्स और टेररिस्ट्स जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट किए हुए हैं, ये जानते हुए कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट आर्मी है। यहाँ जो CRPF है वो अब कश्मीर के माहौल से, काउंटर इंसर्जेंसी के माहौल से उनसे वाकिफ भी हैं और वो भी खूब तैयार हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस एक बहुत ही बढ़िया और कम्बैटिंग इंस्टीट्यूशन है हमारा। ये सब होते हुए, ये सब जानते हुए ऐसे 100 से ज़्यादा लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो ये एक कंसर्न है। और इस कंसर्न में अगर ये सच्चाई है तो डेफिनेटली इसको हम कहेंगे कि एक इंडिकेटर है, जो नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक इंडिकेटर है।
और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहूँगा कि ये जो अभी कश्मीर फोकस दोबारा क्यों है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के लोग इंसर्जेंसी नहीं चाहते हैं, वायलेंस नहीं चाहते हैं, और पाकिस्तान भी वो एजेंडा नहीं चला रहा है। सर, आप ये पॉलिटिकल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताइए, आप भी कह रहे हैं कि ये कंसर्न है क्योंकि 2019 के बाद जब हमने देखा तो बॉर्डर्स को टाइटन किया गया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा गया। अगर इसके होते हुए ये जो कह रहे हैं आपकी ये कंसर्न है, कहाँ से कैसे उन्हें इन्फिल्ट्रेट किया इतना सिक्योरिटी फुल प्रूफ होने के बावजूद, क्या ये एक सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, जो नेशनल लेवल का सिक्योरिटी ब्रीच? क्योंकि आपके पास 100 लोग आ रहे हैं, अगर वो कश्मीर पहुँचे देश के किसी भी कोने में वो जा सकते हैं, क्या इससे एक सिक्योरिटी ब्रीच? देखिए आसिफ साहब, मुझे लगता है कि इस जो अभी जो इंसर्जेंसी या ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, ये पहली वाली इन्फिल्ट्रेशन और उस मोड को लेकर, उस इशू, उस एजेंडा को लेकर नहीं है। हालांकि एजेंडा तब भी ये था कि हम जम्मू कश्मीर को अलग करके, एक ये मुद्दा था, बट ब्लीडिंग इंडिया विथ 100 कट्स, तो कोर ऑब्जेक्टिव वही था, और उसी कॉन्टेक्स्ट में शायद ये जो अभी इन्फिल्ट्रेशन हुई है, ये सब उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम ये कहते हैं कि कहीं ग्लोबल एजेंसीज या ग्लोबल पावर्स भी इस सारे में इन्वॉल्व हैं, एक बहुत ही मुख्तसर सी बात, 2-3 बातें बताऊं आपको। कोविड-19 के बाद जिस तरह से भारत सरकार और खासकर प्रधानमंत्री जी ने खुद इन्वॉल्व होकर हिंदुस्तान में जो उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली ऑपरेट किया, और ये एक रिकॉर्ड है कि यहाँ जो ह्यूमन लॉस था इन कंपैरिजन, और जो हमारा ह्यूज पॉपुलेशन है उसमें इन कंपैरिजन जो ह्यूमन लॉस है बहुत कम था। और दूसरा कि जो डिजिटल ऑपरेशन हुआ उस सारे प्रोसेस में, शायद भी ये जो तब जो टोटल ऑपरेशन कोविड-19 का हुआ, ये भी शायद कहीं ना कहीं आइसोर है ग्लोबल पावर्स के साथ। एक दूसरा कि आप जानते हैं कि 21 जून को प्रधानमंत्री जी ने सारी दुनिया में ये एस्टैब्लिश कर दिया कि ये योगा डे, और आज सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। वेस्ट कभी ये नहीं चाहता था कि ईस्ट इतना पावरफुल बने कि इसके किसी भी एजेंडा को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिले। तीसरी बात कि यूक्रेन और रशिया के जंग में जो एक बैलेंसिंग पावर के रूप में आपने ये देखना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी एज ए भारत के प्रधानमंत्री, मोदी एज ए लीडर, मोदी एज ए ग्लोबल लीडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक बैलेंसिंग रोल कर रहा है यूक्रेन और रशिया के जंग में। ये भी एक ग्लोबल मैसेज है। मतलब ग्लोबल पावर को थोड़ा डिफाइन कीजिए, क्योंकि हम तो ये सुनते आ रहे हैं पिछले 10-12 सालों से, तो अमेरिका हमारे फेवर में, मिडिल ईस्ट हमारे फेवर में, और है भी जो डिप्लोमेटिक जो था वो ख़त्म हो चुका है इस वक्त। हमारी जो साउथ ईस्ट एशिया पॉलिसी है, मिडिल ईस्ट पॉलिसी है, या फिर जो अमेरिका के साथ जो रिलेशंस है, हम तो ये सुनते आ रहे हैं कि वो सारे हमारे फेवर में है। नहीं, डेफिनेटली मैं बताऊँ, एक लेवल तक देखिए वेस्ट का एक जो स्कीमिंग रही है, एक लेवल तक वो ईस्ट को एक स्पेस देने के लिए तैयार हैं, एक लेवल से ज़्यादा स्पेस देने के लिए वो तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप देख लीजिए, ये 10 साल में ये रिकॉर्डेड टूर्स किए हैं, 77 टूर्स किए हैं उसने ग्लोबली, और 67 देशों को वो घूमे। ही हैज़ विजिटेड 67 कंट्रीज। ये पिछले 50 साल 70 साल से आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड देखेंगे तो इस प्रकार का जो रीच आउट है कहीं नहीं हुआ। और मिडिल ईस्ट, कतार को छोड़कर आप देख लीजिए कि मिडिल ईस्ट की जब आप बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के साथ जो अभी भारत के जो रिलेशंस है, जो बाइलेटरल रिलेशंस हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग। कतर इज नॉट ए पावर, कतर इज ए टूल। कतर कहीं ना कहीं से इस्तेमाल हो रहा है ना। कतर क्या तो कोई ठीक है, इकोनॉमी ठीक है, मगर कतर के पीछे कौन है जो कतर को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ या पाकिस्तान के फेवर में इस्तेमाल करा रहा है? हमारे ईरान के साथ रिलेशंस ठीक है, यूएई के साथ हमारे रिलेशंस अभी ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस ठीक है, तो कतर कहाँ से बीच में आ गया? ये तो फिर कोई ग्लोबल पावर है ना बड़ा, जिसको वो एक्सप्लेन कर दीजिए। उसमें आप देख लीजिए
कि वेस्ट में तो अभी भी जो मोनोपोली एक लेवल तक चलती थी उसमें कुछ रेजिड्यूज तो अभी भी है। ऐसा तो नहीं है कि आप अमेरिका को दुनिया के ओवरऑल पावर स्ट्रक्चर्स में आप उसको वो स्पेस या वहाँ नहीं मानेंगे जहाँ वो है। आप यूएस और चाइना जो उनके डिफरेंसेस भी हैं कुछ लेवल पे और पर कुछ लेवल पे एग्रीमेंट भी है, और एग्रीमेंट ये है कि भारत अब इनवाइटी है G7 में, भारत इनवाइटी है G8 में, भारत G20 का एक परमानेंट मेंबर है, और प्रधानमंत्री जी का नाम सारी दुनिया में ये माना जाता है कि एक सर्वे के मुताबिक 78% जो इंडिकेटर्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर है। तो ये एक वेस्ट जो हिंदुस्तान की इमेज ये जो 10 साल में जो इसकी रिफ्लेक्शन है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है, जो एसेंस ऑफ वार्ता है, वो एसेंस ऑफ वार्ता जो एस्टैब्लिश होगी उसके कारण से वेस्ट परेशान है। और चाइना को लग रहा है कि अगर भारत और वेस्ट के रिलेशंस और स्ट्रांग होती है तो जो भारत के पार्लियामेंट में पीओजे को लेकर जो स्टेटमेंट आया, आप इसको इस तरह से कनेक्ट करके देख लीजिए तो वो CPEC उनके गले में फंस गया है। और आज के तारीख में ये सब जो परमिटेशंस कम्बिनेशंस हैं ये एक वजह हो सकती है कि वेस्ट और चाइना मिलकर जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। अदरवाइज पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का स्टेट एफर्ट नहीं कर सकता है कि वो इस तरह रेगुलर्स को, क्योंकि उन्होंने करगिल वार में ये देख लिया कि वो एक सरप्राइज वॉर था, तो सरप्राइज वॉर में भी जो उनकी हालत हो गई थी, तो अब वो दोबारा हिम्मत करे और एफर्ट करे तो एक बात तो हो सकती है कि जहां हम सबको और सेंसिटाइज करने की, सेंसिटिव होने की जरूरत है। मुझे ये बताइए आपका ये कहना है कि चाइना और वेस्ट मिल के भारत के खिलाफ इस वक्त प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर रहा है और पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, डेफिनेटली इंडिकेटर्स जिस तरह से मैं ये आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की खुद की पोजीशन नहीं है। इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान की आर्मी का एक कल्चर रहा है कि वो पैसे के बगैर नहीं करते। वो इंडियन आर्मी नहीं है, वो इंडियन सिक्योरिटी अपरेट्स नहीं है जो अपने तनख्वाह पे गुजारते। अगर आप ये कहते हैं कि चाइना इज बैकिंग, क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट से पीओजे में उनका जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, अगर कल जाके पीओजे पे अटैक करता है भारत तो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं, तो उसमें तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो उसमें तो वेस्ट ऑलरेडी तो खुश हो जाएगा क्योंकि चाइना का जो प्रोजेक्ट वो हर्ट हो रहा है, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि एक इट्स ए न्यू थ्योरी, यहाँ वेस्ट भी मिला हुआ है और चाइना भी मिला हुआ है, दो दुनिया के दो राइवल पावर्स मिले हुए हैं और वो पाकिस्तान के साथ भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। देखिए, हमारा ये स्टेटमेंट नहीं है कि भारत कभी पीओजे पे अटैक करेगा। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं, वो होम मिनिस्टर साहब ने कहा वो हमारा हिस्सा है। हमारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है यूएन जनरल असेंबली, मेरी बात होम मिनिस्टर ने कहा जान देंगे हाँ पीओजे के लिए। जब उनसे ये पूछा गया कि आप उसके लिए कोई कार्रवाई करें उसको साथ जोड़ने की, उसके लाने के लिए, तो उन्होंने कहा हम जान भी दे सकते हैं उसके लिए। ये असर्शन है, ये असर्शन है, पर इसको मिलिट्रीली ना देखा जाए। मामला के जो हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी इलीगल एरियाज में बैठी है वो वहाँ से वैकेट करे, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। हमने ये देखना है कि जो मोदी जी और भारत सारी दुनिया में एक ग्लोबल लीड ले रहा है, वेस्ट को ये सूट नहीं होता है। और जब हम पीओजे की बात करते हैं तो उसमें चाइना को वो सूट नहीं होता। तो दोनों एनिमीज एक एंगल में दोस्त बनकर, ये एक इंडिकेटर है, एक एप्रीहेंशन है कि ये जो अभी साजिश चल रही है इसमें कहीं न कहीं ग्लोबल एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, और ये इसलिए एक बहुत ही सीरियस इशू है और जिसकी विसल ब्लोइंग बहुत ही सीनियर जो जम्मू कश्मीर के वैद साहब रहे हैं वो और जनरल कर्नल पठानिया साहब हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी सरकार सक्षम है
तो उसमें कुछ और करने की ज़रूरत है कि जहाँ एक्चुअली इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रही है, वो आईबी से हो रही है या एलओसी से हो रही है, जहाँ से भी हो रही है सर, वो let us leave it to the agency सिक्योरिटी फोर्सेस डेफिनेटली टू आइडेंटिफाई। मुझे बताइए एज ए पॉलिटिकल लीडर, आप यहाँ पर, मुझे लग रहा है पूरा आपका जो एजेंडा ही रहा है वो ये रहा है लोगों को जोड़ना, पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल करना, और इसमें आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाई है। आई थिंक जो मैं देख रहा हूँ एज जर्नलिस्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी मैंने आपके देखे, सोपोर में मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे जहाँ पर तो कोई बीजेपी को छोड़ के तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी नहीं कर पाती थी प्रोग्राम्स, वहाँ पर आपने किए। आपको नहीं लग रहा ये कहीं ना कहीं से अगर इस तरह के हालात है तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है या डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है जम्मू कश्मीर में, जिसको रेस्टोर करने के लिए कहा गया था, उसको कहीं ना कहीं से सेटबैक मिल रहा है? देखिए, मैं अभी तो इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, पर अभी हम लोग एज अ पार्टी इलेक्शंस के मूड में हैं। हम इलेक्शंस की कैंपेन चला रहे हैं। इलेक्शंस में जो एक माहौल बनाने की तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ हमको लगता है वहाँ कर रही है। और मेरी जानकारी में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर का विजिट करेंगे, और डेफिनेटली हमारी अपेक्षा ये होगी कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो 2-3 महीनों में इलेक्शन हो जाए। पर अगर जो दूसरा एस्पेक्ट है कि वो तो जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर के हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, डेफिनेटली एक प्रोसीजर ये भी होता है कि अगर इलेक्शन कमीशन के विजिट के साथ साथ वो सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी के जो एजेंसीज है उनको कॉन्फ्रेंस में लेते हैं। उसके बाद जो भी वहाँ निर्णय होगा तो वो तो ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ये दे आर सबऑर्डिनेट टू द पॉलिटिकल लेजिस्लेचर्स। मुझे ये बताइए, अगर कल जाके सरकार ये कह रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है सितंबर तक आपने इलेक्शंस करवाने हैं जम्मू कश्मीर में, अगर ये तो अगस्त चल रहा है हमारे पास, अभी ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, एक स्लो प्रोसेस में चल रहा है, सारा कुछ सिस्टम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से आप 1 महीने का टाइम और भी ले सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द विल पावर। पॉलिटिकल पंडित्स जो ऑब्जर्वर्स है वो ये कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा अभी तो ये पूरा कंफर्म नहीं हुआ कि, क्योंकि ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है कितने लोग आए भी कि नहीं आए। यह एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट है, एक फॉर्मर डीजीपी का स्टेटमेंट है। करेक्ट। आपको नहीं लग रहा ये कभी पॉलिटिकली यूज भी हो सकता है? इस तरह का स्टेटमेंट अगर आ रहा है, कोई इस तरह का जो अनऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, इसको यूज बना के, टूल बना के एक जो लेजिटिमेट प्रोसेस है उसको सबोटाइज करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, देखिए, क्योंकि इस वक्त बीजेपी क्यों इस तरह की बात करेगी जब उन्होंने पिछले 5 सालों में पूरा डिंडोरा पीटा कि हमने कश्मीर को सुधारा। अचानक से इस तरह के हालात कैसे वो मान सकता है कि पाकिस्तान इतना पावरफुल है? नहीं, देखिए मैं बताऊं, पाकिस्तान ये कर सकता है कश्मीर में और वो भी जम्मू के रीजन में। नहीं, कश्मीर में जो बदलाव आया है वो विजिबल है। जो भारतीय जनता पार्टी या सरकार की क्लेम है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आया है, आप उसको मैं ही नहीं, आम कश्मीर का जो समाज है वो भी फील कर रहा है। और उस हिसाब से अगर आज कश्मीर में जो फिजा है, जो रेस्ट्रिक्शंस पहले होती थी, जो कैलेंडर होता था, जो स्टोन पेल्टिंग होती थी, ये ऑफशूट्स है। मैं मानता हूँ, अगर आप आज इलेक्शंस करवाते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, टोटल वायलेंस फ्री रही। मैं वही यार, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पार्टिसिपेट, एक ऐसी पार्टिसिपेशन रही जो मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में भी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। आज 100 लोग पाकिस्तान से घुसपैठ करके आ चुके हैं और बीजेपी कह रही है कि इलेक्शंस नहीं हो पाएगी क्योंकि हालात जम्मू कश्मीर के खराब है। अभी नहीं कहा उन्होंने, कल जाके अगर ऐसा कहा तो पाकिस्तान जीत गया जम्मू कश्मीर में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, इसका जो मेजर रेस्पॉन्स ये है कि अगर सचमुच में ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, सरकार का काम इलेक्शन करवाना है, सरकार का फेयर इलेक्शन करवाना है, सरकार का काम है कि टोल फ्री इलेक्शन करवाना है, ये सब सरकार का ही काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। तो सभी पैरामीटर्स को देखकर हमारी उम्मीद है, पर इस बात को भी नहीं छोड़ सकते हैं कि अगर ये जो डाटा है, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि 100-120 लोग आए हैं, तो उनका जो डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करके एक काउंटर डिज़ाइन
पे भी काम करने की ज़रूरत है। उनके डिज़ाइन को डिफीट करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी ये इल्तिजा की कि हमारे सिक्योरिटी अपैरेटस, हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग है कि पाकिस्तान के किसी भी डिज़ाइन को हम डिफीट कर सकते हैं, पर उसमें इमीडिएट इफेक्ट उसका क्या है, उस इमीडिएट इफेक्ट को डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी एजेंसीज मेजर करके ही एक निर्णय लेंगे। एक स्टेटमेंट तो ये रहेगा। सवाल ये है, एज ए रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल वर्कर, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द नेशन, जितना मैं हूँ इतना आप भी हैं। सारी चीज़ें, सारे जो कंसिडरेशंस हैं, कल आप भी स्टेट चला सकते हैं, उस समय सभी कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए भी ये सब चीज़ों को ओके दिया जाता है। और मेरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम आती है, डेफिनेटली वो सभी जो एस्पेक्ट्स हैं इलेक्शन करने के, उनको ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लेकर जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेसी है उसको बहाल करने की कोशिश करें। शुक्रिया खबर उर्दू के साथ सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।